हेलो दोस्तों, आज हम सब ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की क्लास भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। आइए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी आज घटना चक्र का स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाएगा। इसीलिए आइए पहले इंडियन ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से समाप्त करते हैं। जितने भी टॉपिक होगा कम से कम 2 पार्ट में, इससे ज़्यादा नहीं, 2 पार्ट में पूरा ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया जाएगा। घटना चक्र की सारी सब्जेक्ट को देखने के लिए चैनल पे बने रहेंगे और सही लगेगा तो सपोर्ट भी करेंगे। लाइक शेयर कीजिएगा बस, और कुछ नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ी कर लिया जाए। क्षेत्रफल पहला है, क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या पूछ रहा है। संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प बी सही उत्तर था। भारत का क्षेत्रफल 32,87,476 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यूएनएफपीए द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.78%, लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। अतः वर्तमान संदर्भ में निकटतम सही उत्तर सी है। आइए एक सेकंड दोस्तों, इसके बाद अक्षांश विस्तार होगा। थोड़ा चार्ज में लगा लेने दीजिए। चार्ज में आइए अक्षांशीय विस्तार, अब इसके बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये उड़ीसा राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। आइए इसके डिटेल हम अध्ययन करते हैं। हम सब ये डिटेल इसके अध्ययन को समझते हुए करते हैं। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरेगी। ठीक है। आइए इनके डिटेल। भारत विस्तृत है, भारत जो है विस्तृत है, ये गलत है। डिग्री आइए हम नीचे अच्छे से दिखाते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, अतः स्पष्ट है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ये हो जाएगा आइजोल। आइजोल जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ये यूपीएससी टीचर में पूछा गया था। दिए गए नगरों में आइजोल जो है मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश एवं रांची झारखंड जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। मानक समय ग्रीनविच ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? ये जो है 5.5 घंटे आगे रहता है मानक समय से। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत के 82 डिग्री ईस्ट देशांतर के मानक माध्याह्न रेखा माना जाता है। माध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में जाना जाता है।
प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री है और ग्रीनविच रेखा के रूप में मानी जाती है। यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। किस रेखा किस रेखाएं पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? यह है 82.5 डिग्री पूर्व। ये भी टीआरई में पूछा गया है उस समय, यानी लेटेस्ट है ये, 71 तक का है। ठीक है दोस्तों, ये 71 बीपीएससी जो हुआ था लास्ट में वहाँ, और टीआरई 1, 2, 3 और सीडीपीओ और जितने भी बिहार का एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है, यानी कि बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती है सारे क्वेश्चन लेटेस्ट न्यू एडिशन 2026 का बुक हम सब पढ़ रहे हैं, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटने वाले हैं और अच्छे से कवर होगा। शुरू से ही 38वीं से लेकर 71वीं तक बीपीएससी तो है ही, साथ में जितने भी टीआरई सीडीपीओ बिहार में जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम दिया है सभी का क्वेश्चन और पूरा डिटेल के साथ है। इसको देख लेने के बाद रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे आंसर। भारतीय मानक ये क्वेश्चन पे भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। इसमें 5 घंटे हैं, पर 5.5 घंटे हम सब ने व्याख्या में देखे थे, 5.5 घंटे हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये है बघेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है बघेलखंड पे। बघेलखंड पठार जो है छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आ सकता है। बघेलखंड पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम सब ऊपर पढ़ चुके हैं। आइए अब सीमावर्ती देश के बारे में जानते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से हम सब जानते हैं, पता है? आइए, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन जो है मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण जो है 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया। इस रेखा का निर्धारण 1914 में ही सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। म्यांमार के साथ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार के साथ भारत के किस राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ भारत की अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है, नागालैंड की सीमा मिलती है, मणिपुर की मिलती है, मिजोरम की मिलती है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश 528 किलोमीटर म्यांमार से लगती है, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमाएं हैं? वो है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4096.70 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कितने राज्यों की समान सीमाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ हैं? ये हो जाएंगे एक से अधिक है, मतलब आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन दिया बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। ठीक है,
पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाने वाली राज्य है वह असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा था। सही उत्तर ये है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कॉमन बॉर्डर संख्या गिनना। जम्मू कश्मीर 1 2 3 4 5। बांग्लादेश के साथ 1 2 3 4 5 5 6 होना चाहिए ना। बांग्लादेश के साथ असम, पश्चिम बंगाल 2 3 4 5 5 ही है। जम्मू 1 2 3 4 5 5 5 ये तो एक ही लिया। अच्छा, इनमें से कोई नहीं सर। हम सोच रहे थे कि 5 और 6 एक से अधिक होगा। इनमें से कोई नहीं ठीक उत्तर है, क्योंकि दोनों 5 5 है। आइए भौतिक विभाजन के बारे में जानते हैं हम सब। भारत के प्राकृतिक प्रदेश से क्वेश्चन जो आए हैं उसको डिटेल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का विजय। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय जो है अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, ये सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, ये सही नहीं बुझा रहा। थर्ड से है शिवालिक। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये सही है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और थर्ड। ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूरब तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार प्रश्न कथन फर्स्ट और थर्ड सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है। भारत की भू आकार भारत की भू आकार भारत की भू आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। आइए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभूमिति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विस्तरण के फलस्वरूप हुआ हिमालय की उत्पत्ति। आइए कौन सा सही है, इसमें मिलान करते हैं हम सब। 1 2 3 सही है, यानी कि चौथा नहीं है। भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट, चीनी प्लेट नहीं रहता तो वो भी सही हो जाता है। और 1 2 3 तो सही है। अब आइए डिटेल देखते हैं। मेघालय के पठार पर अद्वितीय पठार का बहिश्रेणी है। यह एक लहरदार पठारी उच्चभूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से लद्दाख गैप द्वारा पृथक हो गया है। यह संरचनात्मक दृष्टि से दक्कन पठार का ही विस्तारित रूप है, अतः फर्स्ट सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समभूमिति से हुई है, अतः दो भी सही है। एडवर्ड सुएस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप को दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, ये गलत है। हम बोले थे ऊपर, अतः कथन 4 गलत है, नहीं तो सही हो जाता। आइए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहला हो जाएगा तटीय मैदान। तटीय मैदान पहला हो जाएगा तटीय मैदान, ये हो जाएगा तटीय मैदान, फिर केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान, फिर जाएगा उत्तरी मैदान। आरोही क्रम में बोल रहा है सजाने के लिए। तटीय मैदान,
फिर केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान, फिर उत्तरी में। ये बीपीएससी टीचर अगर बर्मा का है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम इस प्रकार है: तटीय मैदान, फिर केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान, फिर उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत सर। भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहा भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था। ठीक है, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। यह विशाल उपमहाद्वीप जुरासिक का से क्रेटिस क्रे- क्रेटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, लद्दाख हो गया, काराकोरम हो गया, और क्वेश्चन था और लग रहा था हमको, यहाँ तक क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये टॉपिक ही आगे लग रहा है, पर्वत कटार हिमालय का। आइए तब तक क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय प्रदेश आ गया ना, पर्वतीय प्रदेश। यहाँ क्वेश्चन कुछ छूट ही गया था, बताइए। दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है। दक्षिणी प्रायद्वीप जो है उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये है शिवालिक। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय का पर्वत-पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक संरचनात्मक घाटियां स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। ये हो जाएगा काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, भास्कर हो गया। ये गर्मा वर्मा में ये भी क्वेश्चन आया है, देखिए जो हम सब कर रहे थे वही था। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, फिर पंजाल हो गया, नहीं नहीं नहीं, फिर पंजाल जास्कर हो गया, तब फिर पंजाल हो गया। लद्दाख एक नंबर पे, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, फिर पंजाल, जास्कर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। अच्छा, उत्तर से दक्षिण के सही क्रम ऐसे होगा: काराकोरम आ जाएगा, फिर लद्दाख आ जाएगा, फिर जास्कर आ जाएगा, फिर पंजाल आ जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर जो मिलान करेंगे, काराकोरम आएगा एक नंबर पे, दो नंबर पे लद्दाख, तीन नंबर पे जास्कर, चार नंबर पे फिर पंजाब। आइए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसीन कल्प के मुख्यतः प्लायोसीन युग में 5.33 से 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? यानी कि सोमेश्वर श्रेणी किस पर्वत श्रेणी में से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ये जो भाग है सोमेश्वर श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी जो शिवालिक श्रेणी का भाग है। आइए डिटेल देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। ध्यान तब है कि हिमालय का निर्माण की आयु तथा
गलनों की तीव्रता के आधार पर 3 समांतर रचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा बृहत हिमालय, महान हिमालय। दूसरा हो जाएगा लघु हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरा हो जाएगा बाह्य यानी उप हिमालय यानी शिवालिक। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा लगभग 29/30% है। कुल भूमि क्षेत्र में पठारी भाग लगभग 28% तथा मैदानी भाग लगभग 43% है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बर्मा। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बर्मा। नामचा बर्मा नामचा बर्मा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे ऊंचा पर्वत है नामचा बर्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को, यानी कि पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अटल टनल हम फिलहाल पार किए थे। ये पूर्वी पीर पंजाल यानी पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में आते हैं अटल टनल, यानी जिसे पार करती है। आइए 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौर लाहौल अच्छा सुदूर लाहौल और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। आइए और डिटेल थोड़ा देखते हैं। ज़्यादा बड़ा करने पर थोड़ा ठीक हो जाता है। सीमा सड़क संगठन के अधीन कराया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जन प्रकाश सूरी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ने इन टनल की शुरुआत की थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। 2020 में अटल टनल का उद्घाटन हुआ है। अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला सुरंग जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। जोजिला सुरंग जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। जोजिला सुरंग जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। जोजिला सुरंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास तथा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग के मध्य निर्माणाधीन एक सुरंग है। यह सुरंग श्रीनगर यानी कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी। अब दक्षिण एवं मध्य भारत के पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। अब हम सब दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों के बारे में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन जो है गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। यह है विंध्याचल श्रेणी। आइए विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य
उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, ये कार्डमम पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है ये कार्डमम पहाड़ियाँ है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है ये कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। आइए इसके डिटेल को देखते हैं सर। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलकृत गाँठ है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडाबेटा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। अनाई अनाईमलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण दक्षिण में है। अनाईमलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी है। अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ी पालनी की पहाड़ी मिलती है अनाईमुडी में। ये अनाईमुडी में मिलती है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। दक्षिण की इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर और अनाईमुडी की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। ये याद रखना। अनाईमुडी जो है 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ियाँ पर पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट से मिलती है? यह है नीलगिरी पहाड़ी। यह है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडाबेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? वहाँ पे जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वहाँ नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन रमन सागर पर्वत। ये पुराना क्वेश्चन है। ये रमन पर्वत सागर रमन पर्वत सागर। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वतों की खोज की है जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में तथा तीसरा बम्बई में 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इनमें से अरब सागर में खोजे गए एक पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्नीकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। सीवी रमन सागर। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से हम सब जानते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक में पश्चिमी घाट को याद रखना। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नोट: नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम हिल्स पश्चिमी घाट में ही स्थित पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम हिल्स और पश्चिमी घाट में ही स्थित पहाड़ियाँ हैं। पर्वत चोटियाँ। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गॉर्डन ऑस्टिन है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट
गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं केटू को। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी केटू कहते हैं। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में कौन सी भारत में नहीं है? ये धौलागिरी। धौलागिरी भारत में नहीं है। धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, जबकि कामेत शिखर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। बछेंद्री पाल जो है सुपरिचित नाम है पर्वतारोहण के क्षेत्र में। वर्तमान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुड़ी ग्राम में 24 मई 1954 को जन्मे बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले भारत के प्रथम महिला थे। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को एवरेस्ट के शीर्ष शिखर पर अपनी विजय पताका फहराई। पेन को पतला कर लेते हैं। पतला तो है और पतला और पतला मारते हैं, देखते हैं अब कैसा लिखाते हैं। ठीक, पताका फहराई। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। हरियाणा राज्य के निवासी तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी रही संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार 1992 में तथा दूसरी बार 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की। इस उपलब्धि पर भारत सरकार ने उसको 2000 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया। अब नया टॉपिक आ गया हम सबका हिमरेखा एवं हिमनद। हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा जो है 4300 से 6600 मीटर पूर्व में है। 4300 से 6600 मीटर पूर्व में है। ठीक है। हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय और औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है, अतः विकल्प ए सही है। यानी 4300 से 6000 के मीटर पूर्व में हिमालय में हिमरेखा पाई जाती है। इसमें 43 के गया 45 बस अंतर इतना है 4500 से 6000। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद जो है ना बतुरा है। हिमालय पर्वत में सबसे लंबा हिमनद जो है बतुरा है। दिए गए विकल्पों में बतुरा जो है बतुरा हिमनद 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? सबसे कम हिम रेखा है आल्प्स क्षेत्र में। किस क्षेत्र में से किसकी न्यून हिम रेखा है? न्यून हिम रेखा सबसे कम हिम रेखा आल्प्स क्षेत्र में होता है। ये बीपीएससी टीचर हेडमास्टर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। हिम रेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ अवश्य होती है, जिस कारण वहां सामान्यतः वनस्पति नहीं उगती है। दिए गए विकल्प में आल्प्स क्षेत्र की हिम रेखा जो है न्यून है। आल्प्स क्षेत्र की हिम रेखा न्यून है। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई है। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई, ये स्टार मार्क्स है, इसमें कुछ तो एरर है।
आइए देखते हैं, किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर अस्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है वह हिम रेखा ऊंचाई कहलाती है। उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिम रेखा नहीं है, वही तो हमें भी लग रहा था। ये क्वेश्चन कैसे आ गया? अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम कैसे आ सकता है? लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, किसी में नहीं है। ये यूपीएससी टीचर का क्वेश्चन है। आइए, दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में जो है लिखापानी दर्रा स्थित है, न कि लिखापानी हिमनद। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में लिखापानी दर्रा है और यहाँ एग्जामिनर जो है लिखापानी हिमनद लिख दिया, इसलिए क्वेश्चन हो गया गलत। आइए अब पठार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अब नया टॉपिक हम सबका पठार आ चुका है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। यह सेनोजोइक महाकल्प में सेनोजोइक महाकल्प में सेनोजोइक महाकल्प में हाँ, आइए डिटेल देखते हैं। हिमालय सहित भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत यानी सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। दंडकारण्यक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्यक क्षेत्र जो है ये उड़ीसा में हो सकता है और छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं, दो राज्य में लग रहा है इसीलिए यह डिटेल इसका देखते हैं। ये ऑप्शन है तो दंडकारण्यक भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, ऊपर बताए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। हालांकि दंडकारण्यक क्षेत्र का छोटा भाग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पड़ता है। तो इसका आंसर क्या लेगा यार? इसका आंसर तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। तेलंगाना में भी बोला पड़ रहा है। तेलंगाना, छोटा भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। ठीक ठीक ठीक। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऑप्शन में भी नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन ई जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दंडकारण्यक क्षेत्र ये दो स्टेट में पड़ रहे हैं। दंडकारण्यक भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। याद रखना है, ठीक है। हालांकि दंडकारण्यक क्षेत्र का छोटा भाग मध्य प्रदेश अगर आ जाए तो मध्य प्रदेश को भी ध्यान रखना है, तथा महाराष्ट्र में भी पड़ता है। छोटा भाग पड़ता है पर पड़ता तो है, इसीलिए महाराष्ट्र भी याद रखना है, मध्य प्रदेश भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश भी याद रखना है, तेलंगाना भी याद रखना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? ये है भुवन पहाड़ी जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। ये है मेघालय पठार का अंश है गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों फेमस। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ियाँ जो है मिजो हिल्स का भाग है, याद रखना। मालनाड मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? यह है भारत के कर्नाटक का पठार से। भारत के कर्नाटक के पठार से मालनाड क्षेत्र का संबंध दक्षिण भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलानों को कवर करता है। तटीय भाग, यह भारत का तट रेखा है। तटीय भाग भारत का। आइए नेक्स्ट टॉपिक आ गए हम सब, तटीय भाग, भारत का तट रेखा। अब भारत का तट रेखा के बारे में जानते हैं हम सब। भारत का तट रेखा है, भारत का तट रेखा स्टार है, यानी 6000 से ज़्यादा है, पर इसका किलोमीटर सही से नहीं दिया। ये देखते हैं, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी थी। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत की तट रेखा कुल 11,098 किलोमीटर है। इसीलिए भारत की तट रेखा 11,098 हो गया नवीनतम आंकड़ा के अनुसार, इसीलिए गलत आंसर हो गया वो।
भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ये है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्री मील 12 समुद्री मील है, याद रखना। आइए ठीक। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अनुसार प्रत्येक तटीय देश एक प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है जो समुद्र की ओर समुद्र की ओर अपने आधार रेखा से 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर। अगर 12 समुद्री मील के जगह किलोमीटर में आ जाए तो याद रखना 21.9 किलोमीटर एक विस्तृत होगा। यह देश अपने प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और इसके नीचे के समुद्र तल और उपमृदा पर संप्रभुता का प्रयोग करेंगे। अरब सागर के द्वीप समूह। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है ये दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में अवस्थित एक अटॉल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ये है 36। लक्षद्वीप में द्वीप समूह है 36। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट यानी दक्षिण पश्चिम भारत से 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉट अथवा एंडरॉथ है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। प्रवाल उत्पत्ति का द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति का है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है केम्बे की खाड़ी में। और प्रवाल भित्तियां पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। याद रखना केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। केम्बे खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। ठीक है। आइए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अब हम सब डिटेल में जानते हैं। ये उत्तराखंड कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? ये अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगता है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड के 3 जिले हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश राज्य उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़,
दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का पूर्व प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का पूर्व प्रादेशिक क्षेत्र है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल छोटानागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में समतल शीर्ष वाले पठारी भाग यानी पाट पाया जाता है। जो छोटानागपुर पठार के अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तलैया जो है झारखंड में है। ठीक है, झुमरी तलैया जो है झारखंड में है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। मद्रास का नया नाम है। मद्रास का नया नाम चेन्नई है। मद्रास का नया नाम है चेन्नई। मद्रास का नया नाम 1996 में बदलकर चेन्नई कर दिया गया। अतः मद्रास का नया नाम चेन्नई है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम जो है तमिलनाडु का हिस्सा है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का भाग है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम में जानते हैं, एक पहले आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश बड़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। 1 किलोमीटर है सबका। बिहार के जैसे 94,163 वर्ग किलोमीटर, या ये इसका हो जाएगा 1,60,205 किलोमीटर, 2,40,928 किलोमीटर, 3,82,000, 3,08,252 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल में के अनुसार 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के 4 राज्य हैं। राजस्थान 3,42,339 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,252 किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,717 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,998 किलोमीटर। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम जो है 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश से घिरा हुआ है। असम जो है राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भारत का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह कच्छ, कच्छ की खाड़ी। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। संवैधानिक संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है। पहला, लद्दाख का क्षेत्रफल देखिए क्या है। लेह लद्दाख में 45,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ एक जिला है कच्छ। सेकंड नंबर पे कच्छ है गुजरात, 45,674 किलोमीटर, यानी कि कच्छ सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, इसलिए कच्छ आंसर हुआ था। कच्छ जिला सबसे बड़ा है पूरे भारत में। जैसलमेर राजस्थान का, ये 38,401 वर्ग किलोमीटर है।
बाड़मेर राजस्थान का है, ये 28,387 वर्ग किलोमीटर है। आइए, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी तो जयपुर, सब जनता होगा। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? ये हो जाएगा मेघालय। उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है किसको? मेघालय को। उत्तरी पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलांग शहर को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, अतः निकटतम उत्तर के रूप में डी विकल्प को चुना गया है। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ है? चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में है। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में है। चेरापूंजी जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मौसिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। यानी मौसिन राम से पहले जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी को ही कहा जाता था। बस देखते जाइए, सब क्वेश्चन याद इसी तरह हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। बस आ गया, अब वो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम सबका नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, यह प्रजाति और जनजाति। अब जनजाति प्रजाति कहाँ किस राज्य में कैसा है वो पढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? यह है दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति जो है दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में यानी कि नीचे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की ओर है। आइए देखते हैं कहाँ का। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं की गई है? ये नहीं किया गया है, लग रहा है हरियाणा में नहीं किया गया है। किस राज्य में जनजातीय समुदाय, अच्छा जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं की गई है। हरियाणा में जनजाति ही नहीं होगा तो पहचान क्या करें। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अब बताइए, पंजाब में ज़्यादा पंजाबी रहता है, हरियाणा में हरियाणवी रहता है, चंडीगढ़ तो एक जिला ही है, दिल्ली, पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। इसमें होगा भी तो गिना चुना होगा, इसीलिए पहचान नहीं की गई है। गिद्दी लोग निवासी है। गिद्दी लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। गिद्दी, गद्दी, गद्दी जनजाति हिमाचल, अच्छा गद्दी जनजाति है। ये क्वेश्चन सीटीपी सब में भी पूछा जाता है, गद्दी जनजाति कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का सीटेट में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है, बर्फबारी वाली क्षेत्र। बोडो निवासी है। बोडो गारो पहाड़ी की, बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय बहुभाषी समुदाय है जो दिए गए विकल्प में भारत की गारो पहाड़ी में पाई जाती है। बोडो जनजाति गारो में पाई जाता है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया में पाई जाती है, पहाड़ी है। बोडो जनजाति गारो में पाया जाता है। बोडो जनजाति मुख्यतः असम की जनजाति है। बोडो जनजाति मुख्यतः असम की जनजाति है। फिर से क्वेश्चन है, गारो जनजाति है। गारो जनजाति मेघालय की है। यहाँ अभी पढ़े ना सर। अच्छा, ये गारो है, ये बोडो जनजाति था। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी, गारो गारो पहाड़ी में पाए जाते हैं। और गारो, गारो जनजाति भी है। गारो पहाड़ी था, ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। और गारो जनजाति भी है। गारो जनजाति मेघालय में पाया जाता है, ये भी याद रखना। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार गारो जनजाति मेघालय के साथ ही असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल,
राज्य में भी पाई जाती है, अतः सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प डी होगा, यानी कि मेघालय। गारो जनजाति मेघालय में पाया जाता है। आइए और कौन कौन सी जनजाति है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अच्छे से देखने देखिए, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान राज्य में अधिवासित है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यह टोडा केरल। दिए गए अनुसार में ए भील है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा इत्यादि। बी गद्दी। गद्दी जो है ना, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। सी कोटा है, कोटा जो है तमिलनाडु, कर्नाटक। डी टोडा है, टोडा जो तमिलनाडु, कर्नाटक, अतः टोडा जनजाति केरल की नहीं है। टोडा जनजाति जो है केरल की नहीं है, इसलिए कोई जोड़ी सही नहीं है। भील गुजरात में सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोडा केरल इसलिए ये सही है। टोडा जो है तमिलनाडु कर्नाटक का है, केरल का नहीं है। भरमौर जनजाति क्षेत्र के किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित 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 जनजाति विकास परियोजना भरमौर के मुख्यालय शिमला में है। मणिपुर की मध्य घाटी में संक्रमित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई। मणिपुर की मध्य घाटी में संक्रमित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई। मणिपुर की मध्य घाटी में संक्रमित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। ये लोग अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। कुकी एक जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे पूर्वोत्तर राज्य में रहने वाली कई जनजातियां शामिल हैं। अफवाह तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है, यह है जियोसिनक्लाइन। जियोसिनक्लाइन। गंगा नदी तंत्र। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया जियोसिनक्लाइन। गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू-संतति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। 6000 मीटर तक होती है। ओल ओल्डहम के अनुसार गंगा की जलोढ़ मृदा की अधिकतम गहराई 15,000 से 20,000 फीट और 4572 से 6096 मीटर है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प ए का चयन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है? वह है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर भागीरथी के संगम का स्थल है वह है देवप्रयाग। अलकनंदा नदी के मार्ग में 5 प्रमुख संगम स्थल है जिसे सामूहिक रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इस पंचप्रयाग के नाम विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग वही स्थल है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, उसी को भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, उसे देवप्रयाग कहते हैं। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर एक हो जाती है, आगे गंगा नाम से प्रभावित होती है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर एक हो जाती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। आइए हम सब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, सबसे बड़ी प्रवाह नदी है, गंगा होगा। एक सेकेंड।
भारत की सबसे बड़ी महानदी है गंगा। आइए, भारत की नदियों की लंबाई इस प्रकार है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी की 851 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे भारत की सबसे बड़ी महानदी गंगा है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आइए देखते हैं। कोयल तो दक्षिण कोयल। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त कर देंगे, क्योंकि पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है। हम नहीं चाहते कि डिस्टर्बिंग के साथ आप सबको पढ़ाया जाए। देखते हैं, अगर सही हो गया ठीक है। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिण कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। बस ध्यान से जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे ध्यान केंद्रित करके देखते जाइए दोस्तों। दक्षिण कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रभावित होती है। दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रभावित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचले गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उपबेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियाँ। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। आइए किसी तरह देखते हैं। ये चैप्टर पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी माजुली द्वीप है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप। ये 71वीं यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देखना। माजुली जो है असम माजुली द्वीप जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गिनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में माजुली का नाम दर्ज है। माजुली का नाम दर्ज है। भारत में यरलुंग-जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग-जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग-जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग-जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है में सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, वो है सतलज, वो है सिंधु। नेक्स्ट सबका सब है। ब्रह्मपुत्र जो है सतलज सिंधु नदी के स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। ठीक है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक उपनदी है। ध्यान रखना है दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों। अब हम सब आ चुके हैं दक्षिण भारत की नदियों पे। ठीक है, अब हम सब दक्षिण भारत की नदियों पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट हम सब करेंगे दक्षिण भारत की नदियों से ही स्टार्ट करेंगे, दक्षिण भारत की नदियों से। और दक्षिण भारत की नदियों से जो क्लास करेंगे एपिसोड 2 में, सेकंड वीडियो जो आएगा इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त करते हुए इसको निकाल देना, चाहे जितने टाइम लगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, यही आपसे विनती है।